आज हम फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। उसमें से सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि क्या मतलब इसको सिद्ध करना रहता है कि क्या जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। उत्तल दर्पण में भी हमको सिद्ध करना रहेगा और अवतल दर्पण में भी। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण का जो फिगर हम बनाते हैं वो यहाँ पे बनाया हुआ है हमारा फिगर, और इसमें जो यहाँ पे है हमारा फोकस है, यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र है, और ये हमारा अनंत से आया हुआ किरण है जो कि पहले तो फोकस से जाएगा और उसके बाद जो एक मतलब जो बिंदु पर मिला है हमारा, वहाँ से कहाँ जो वक्रता केंद्र है वहाँ पर अभिलंब डालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा जो इस साइड वाला कोण है और इस साइड वाला कोण है, किसने पहले परावर्तन के नियम से बराबर होगा, और जो ऊपर वाला है ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा एकांतर कोण से, क्योंकि दो अगर समानांतर किरणें गुजरती है तो और उसे कोई तिरछी रेखा या तिर्यक रेखा विभाजित मतलब प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे का कोण और यहाँ पे का कोण मतलब इसका गुण बिल्कुल अलग होता है, और इसी गुण के कारण ये एकांतर कोण नियम से होता मतलब बराबर होता है। और आगे हम पढ़ते जाते हैं। फिगर समझ गए होंगे आप कि इस फिगर में क्या क्या दिया हुआ है और कैसे कैसे इसमें हमको आगे करना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ MMPF फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर AB किरण आती है जो BF से गुजरती है। तो सिद्ध करना है हमको कि ये बराबर R/2 या R बराबर 2F या F R में संबंध हमको बताना है। सबसे पहले क्या था कि AB किरण आता है जो BF से गुजरता है, तथा उसमें हमको सिद्ध करना है कि जो F है, F मतलब फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या के आधा के। तो और यहाँ पे हम मानेंगे फिगर के अनुसार मानेंगे, जो हमारा ये PC है उसको R से लिखेंगे क्योंकि वो हमारा वक्रता त्रिज्या है, तथा PF जो है हमारा फोकस दूरी है जिसे हम F से लिखेंगे। यहाँ पे हम उसको लिख दिए हैं और हमको ये जो सिद्ध करना ये लिखे हैं, और जो फिगर में जो भी है उसको हम सबसे ऊपर लिखते हैं इतना। और उसके बाद एक और रचना हम क्या किए थे कि जो हमारा B था वहाँ से C को मिला दिए थे। ये हमारा रचना हो गया। प्रमाण में क्या है, पहले जो हम ऊपर जो मतलब देखे थे कि A वाला मतलब कोण I जो है और कोण R जो है एक परावर्तन के नियम से बराबर था, और दूसरा कोण A वाला हम करेंगे जो ये कोण I होगा यहाँ मतलब ABC कोण, और कोण BCF किस नियम से, एकांतर कोण नियम से बराबर होगा। तो चूंकि ए वाला कोण और ए वाला कोण बराबर है और ई मतलब कोण I और कोण R भी बराबर है, मतलब ई दोनों कोण बराबर है और ई कोण बराबर है, मतलब ई भी कोण, ये जो यहाँ पे वाला जो C कोण होगा वो हमारे कोण R के भी बराबर होगा। जो हम इधर देखते हैं, जैसे यहाँ पे है प्रमाण में कोण ABC बराबर कोण CBF जो किस नियम से, परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R है यहाँ पे, और ABC और कोण BCF एकांतर कोण नियम से बराबर है। तो चूंकि या मतलब जो कोण CBF है वो भी कोण ABC के बराबर है और कोण BCF है वो भी ABC के बराबर है, मतलब इधर तरफ वाला जो दोनों है एक दूसरे के बराबर होगा। तो इस कारण हम इधरों को बराबर कर देते हैं। तो WKT मतलब हम जानते हैं कि बिनो डैट किसी त्रिभुज के समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। इस कारण मतलब इस कोण का सम्मुख भुजा जो होगा और इस कोण का सम्मुख भुजा, यानी जो हमारा इस कोण का सम्मुख भुजा कौन होगा BC BF, और कोण R का सम्मुख भुजा हमारा होगा CF। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और छोटे द्वारा के लिए हम PF और BF को बराबर करते हैं, मतलब अगर हम छोटा द्वारक लेते हैं तो हमारा जो BF होता PF के बराबर होता, मतलब दोनों हमारा बराबर होता। सॉरी, मतलब यहाँ पे है। और मतलब इसलिए देखो जो CF है वो भी BF के बराबर है और BF PF के बराबर है, यानी कि दोनों जो CF और PF दोनों BF के बराबर है। इस कारण CF और PF आपस में क्या होगा, बराबर होगा। रचना से हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हम रचना से देखते हैं कि जो हमारा PC है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे PF प्लस FC के बराबर होगा ना। तो उसके बाद हम उसको
लिख सकते हैं पीएफ और सीएफ आपस में बराबर था, यहाँ पे से हम देख सकते हैं। तो पीएफ को लिख दिए, सीएफ को भी हम पीएफ लिख सकते हैं क्योंकि सीएफ और पीएफ आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 2pf, पीसी बराबर हमारा 2pf। और पीसी को हम क्या लिखे थे ऊपर, वहाँ पे माने थे कि पीसी बराबर आर, यहाँ पे पीसी बराबर आर था और पीएफ बराबर एफ। इससे हमारा 2f हो गया हमारा। pf को हम f लिखेंगे और pc को हम r लिखेंगे तो r बराबर 2f। तो हमारा लिख सकते हैं कि f बराबर ये जो 2 है उसको r उधर ले जाएंगे तो उधर जाकर भागा में हो जाएगा तो r बटा 2 हो जाएगा। और ये हमको यही प्रूफ करना था कि f और r में संबंध था और क्या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, ये सब सिद्ध करना था। अवतल दर्पण में समझ में आ गया होगा आपको। और आगे है हमारा उत्तल दर्पण में, इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले फिगर को समझते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे उत्तल दर्पण है, जिससे मतलब ये हमारा उत्तल दर्पण है और सबसे पहले जो उत्तल दर्पण है वहाँ पे इसमें हमारा जो प्रतिबिंब अनंत से, यहाँ पे कोई मतलब किरण है, ये भी किरण है जो अनंत से आ रहा है, यानी इस साइड से आ रहा है और BD से गुजर जाएगा, ठीक है। और हमको मतलब और प्रतीत होगा कि BF से जा रहा है। और फिर हम अभिलंब BN को मिलाएंगे और B को C से भी मिलाएंगे और फिगर हमारा यही होगा। और यहाँ पर वाला जो कोण है और कोण यहाँ पर वाला है, जो दोनों कोण किस नियम से बराबर होगा हमारा, किस नियम से, प्रवर्तन कोण नियम से। और जो यहाँ पे वाला कोण है, मतलब ये जो कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। और हमारा मतलब इस साइड वाला कोण और फिर इस साइड मतलब ऊपर वाला हमारा जो कोण होगा, यहाँ पे वाला कोण, ये हमारा संगत कोण से बराबर होगा। और इसी को हम आगे बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा है यहाँ PF फोकस दूरी वाला उत्तल दर्पण मुख्य फोकस से समानांतर AB किरण आती है जो BD से गुजरती है और F से आती प्रतीत होती है। तो सीधा हमको करना है F बराबर R/2, R बराबर 2F या F R में संबंध है। और यहाँ पे हम वक्रता त्रिज्या PC को R मानेंगे और फोकस दूरी PF को F मानते हैं। और रचना हम क्या किए थे कि जो हमारा C था उसको पहले B से मिलाएंगे और B को N तक बढ़ा देंगे। रचना में हम यहाँ ये करेंगे। प्रमाण क्या है कि ABN कोण NDB के, मतलब ये दोनों कोण हमारा प्रवर्तन कोण नियम से, यानी जो हमारा मतलब ये दोनों कोण है हमारा प्रवर्तन कोण नियम से बराबर है। और ABN जो हमारा कोण है PCP के, जो यहाँ पर हमारा P है, C है और B, ये दोनों कोण किस नियम से, हमारा संगत कोण नियम से। और दो को हमारा शीर्षाभिमुख नियम से, शीर्षकोणाभिमुख नियम से बराबर होगा। तो इस कारण जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। कोण NBD और कोण PCB आपस में बराबर होगा। और कोण DBN इसको हम लिख सकते हैं। तो ये कोण और ये कोण, तो एक ही कोण को लिखा हुआ है और जो ई कोण है इस कोण के बराबर है, यानी जो ई कोण होगा वो भी इस कोण के बराबर होगा। तो ये दोनों कोण जब बराबर हो गया तो हम मतलब हमें पता है कि किसी त्रिभुज के समान कोण की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होगा। यानी कि जो हमारा जो यहाँ पर वाला मतलब ये कोण है, इस कोण की सम्मुख भुजा BF और इस कोण की सम्मुख भुजा CF दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों हमारा क्या है, आपस में बराबर हैं। और फिर आगे हम लिखते हैं मतलब यहाँ पे उस कोण से, और छोटे द्वारक होने पे PF के बराबर होगा। और जब BF के बराबर FB और FC और BF के बराबर PF दोनों है तो आपस में FC और PF बराबर होगा। तो रचना से PC बराबर PF प्लस FC और PC को हम मतलब ये दोनों आपस में बराबर है तो FC को हम PF लिख सकते हैं। तो ये हमारा PC बराबर 2F हो गया और PC को हम R लिखे थे और PF को F लिखेंगे और हमको यही प्रूफ करना था। हो गया हमारा प्रूफ। आगे हमारा है
जो दर्पण सूत्र है उसको हमको सिद्ध करना है अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे और सबसे पहले हम उत्तल दर्पण का देखेंगे कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे हम आ रहा है क्या, एक उत्तल दर्पण का फिगर दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले जो यहाँ पे ये है और ये ऊपर वाला बी है, जो कि एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब हमारा मतलब इस साइड से किरण जाएगा और हमारा एक फोकस से गुजरेगा, मतलब जो हमारा पहले जी पर जाकर मिला और हमारा फोकस से गुजरेगा और बी से हमारा यहाँ पे सी से होते हुए गुजरेगा और हमारा प्रतिबिंब कौन बना, डी। यहाँ पे वाला हमारा प्रतिबिंब बना डी और ई हमारा प्रतिबिंब बना। और इसी को हमको सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक पहले ये वाला त्रिभुज, यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है और इस साइड वाला जो त्रिभुज है उसको हम संगत करते हैं और इस साइड वाला त्रिभुज और इस साइड वाला त्रिभुज को संगत करके हम इसको बनाएंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ एम डैश पी एफ फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने के ए बी एक वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब डी प्राप्त हो रहा है। तो सिद्ध करना है हमको 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या इसी को हम क्या बोलेंगे, दर्पण सूत्र, और या इसको बोलेंगे एफ भी यू में संबंध। तो इसमें हम क्या क्या मानते हैं, जहाँ ओ जी पी एफ पर मतलब संपाती लंब डालते हैं तथा ओ और पी को हम संपाती मानते हैं। चिन्ह परिपाटी से वस्तु दूरी को ओ ए को हम पी ए या यू लिखेंगे, और प्रतिबिंब दूरी हम इसी में हम फिगर में ही देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या मानते हैं, मतलब करते हैं कि जी ओ जो है वो हमारा इस रेखा पे लंब डालें और हम मानते हैं कि जो हमारा पी है और ओ है संपाती है, मतलब एक ही बिंदु पे है, इसको अलग अलग बिंदु हम नहीं मानते हैं। और इसमें हम जो हमारा होगा पी सी जो होगा हमारा, वो हमारा होगा फोकस दूरी, जिसको हम एफ से लिखेंगे, और ये हमारा ऋणात्मक होगा क्योंकि ये किस साइड है, मतलब दर्पण के इस साइड है, तो हमारा -f होगा। और पी सी जो हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या, इसको हम 2f लिखेंगे, -2f इसको लिखेंगे क्योंकि हम ऊपर सिद्ध किए थे कि f बराबर मतलब r बराबर 2f होता है, तो इसको पी सी को हम लिख सकते हैं r, और r को हम -2f लिख सकते हैं। और आगे हमारा है कि पी ए है हमारा वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी यहाँ हमेशा ऋणात्मक होगा, तो पी ए बराबर -u होगा, और पी और डी जो होगा हमारा प्रतिबिंब दूरी होगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, पी डी को -v। और यही है, मतलब जो हम ऊपर अभी बोले वही यहाँ पे लिखा हुआ है। रचना से हम क्या करेंगे, ओजी लंब पीसी खींचा, जो कि हम ऊपर बताया था कि ओजी को हम लंब पीसी खींचते हैं तथा किसको ओ और पी को हम संपाती मानते हैं। आगे प्रमाण त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज सीडीई में ये समरूपता से, यानी कौन कौन समरूपता से हम उसको समरूप सिद्ध करेंगे। जैसे हमारा इस फिगर में देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारा 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे वाला जो कोण है वो हमारा 90 डिग्री है, और इस साइड का जो कोण है इस त्रिभुज में ये कोण है 90 डिग्री है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर आएगा क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इस कारण ये दोनों बराबर, यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज DE सी जो है आपस में क्या है, समरूप त्रिभुज है। किस नियम से, ए समरूपता से। और त्रिभुज GOF मतलब जो ई त्रिभुज है, और यहाँ पे जो छोटा त्रिभुज बन रहा है FDE, वो भी समरूप होगा क्योंकि ये जो हमारे ए कोण है 90 है, और यहाँ पे वाला 90 होगा कोण FE, और कोण या इस साइड वाला F शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर होगा। तो त्रिभुज ए वाला और त्रिभुज ए वाला हमारा आपस में बराबर हो गया ए समरूपता नियम से। तो हम ऊपर दोनों त्रिभुजों को समरूप कर हम यहाँ पे जैसे समरूप कर दिए, तो उसका मतलब अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसकी भुजा अनुपातिक होगी। तो त्रिभुज ABC का भुजा AB और D और
त्रिभुज CDE का भुजा AC बटा CD आपस में समानुपाती होगा, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। और GOF और EDF में A समरूपता से GO बटा ED बराबर OF बटा O डैश F मतलब DF कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका भुजा समानुपात मतलब आनुपातिक होगा। हम GO को AB लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, GO को हम AB क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये समानांतर रेखाओं के बीच है और इन दोनों के बीच की दूरी बराबर मतलब ऊंचाई बराबर होगा AB और GO का। इस कारण हम GO को AB लिख दिए हैं और OF को PF हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कहाँ है, जो हमारा OF है वो PF के बराबर है, क्योंकि O और P क्या है, संपाती है, यानी एक ही बिंदु पे है। तो OF लिखेंगे या PF लिखे, दोनों बात बराबर हो गया। ये कारण हम उस OF को हम PF लिख दिए और ये हमारा समीकरण 2 है। यहाँ पे जो AB बटा D है वो बराबर है AC बटा CD के, और यहाँ पे जो AB बटा ED है वो बराबर है हमारा PF बटा OF के। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम इसको और इसको बराबर आपस में कर देंगे और AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB जो हमारा मतलब AB को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे AB को मतलब PF प्लस AB कुछ इस टाइप मतलब PF प्लस AB उसको लिख सकते हैं, या मतलब यहाँ पे हम इसको AB को हम लिखेंगे PA माइनस PF और CD को हम लिखेंगे PC माइनस PD। ये हम अपने रचना से कर रहे हैं और PC को हम PC ही लिखेंगे। मतलब सबको हमको संबंध बताना रहेगा, P और मतलब A P से संबंध बताना रहेगा, तभी हम ये वाला जो हम लिखे हैं ये सारा हम P से संबंध बनाकर लिखें। इस कारण सबको हम पहले P से संबंध बनाते हैं, DF को PD माइनस PF लिखेंगे। और PA को हम क्या लिखेंगे, A हमारा क्या था, PA था हमारा वस्तु दूरी जिसको हम माइनस U लिखे थे, PC हमारा था वक्रता त्रिज्या जिसको हम माइनस 2F लिखे थे, बटा PC को माइनस 2F लिखेंगे और PD को माइनस V, और PF को माइनस F, PD को माइनस V और PC को माइनस F। और फिर इसको मतलब यहाँ पे माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस में माइनस माइनस प्लस 2F और बटा माइनस 2F प्लस माइनस माइनस प्लस F भी बराबर माइनस F बटा माइनस भी और माइनस माइनस प्लस F, और सबको तिरछा गुना कर देंगे। तिरछा गुना करने पर हमारा यहाँ पे जो आएगा और जो 2F स्क्वायर है इस साइड भी 2F स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा आपस में और हमारा बचेगा V बटा U, VU बराबर UF मतलब UF प्लस VF। यहाँ पे हमको एक लाइन और लिखना चाहिए था कि सभी मतलब सभी में हम लिख सकते थे कि सभी में हम मतलब U भी F से भाग देने पर लिखकर हम उसको देते, मतलब उसको हमको लिखना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको मतलब उस नियम उसको किए हैं, U भी F से सब में भाग दिए हैं, तो हमारा आ जाएगा 1 बटा F 1 बटा U 1 बटा V। और यही हमको प्रूफ करना था, इसी को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र प्रूफ हो गया। अब हमको उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र प्रूफ करना है। तो इसका फिगर पहले हम देखते हैं कि इसका फिगर कैसा है। तो कोई AB वस्तु है हमारा, मतलब यहाँ पे AB वस्तु है जो कि पहले तो G मतलब दर्पण से टकराया और फिर उसी मतलब उससे लौट गया टकरा कर, फिर जो हमारा B है वो टकराएगा और उसी माध्यम में लौटेगा, लेकिन हमें प्रतीत होगा कि कहीं यहाँ पीछे C से मतलब आ रहा है कोई किरण, और ये वाला जो किरण लौटेगा उस भी हमको प्रतीत होगा कि कहीं पीछे F से कोई किरण आ रहा है, और इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमारा पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, जो यहाँ पे बन रहा है। मतलब यहाँ पे उसका कटान बिंदु है, दोनों के काल्पनिक कटान बिंदु है, और यहीं पे हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब आपको फिगर समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं, इसमें भी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे हमारा है बड़ा वाला त्रिभुज है और ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसको हम समरूप सिद्ध करेंगे, और फिर ये जो छोटा वाला त्रिभुज है और ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसको समरूप सिद्ध करेंगे। जैसे
ये कोण है, जो यहाँ पे जो सी के पास कोण बन रहा है, वो बड़े वाले त्रिभुज यानी सी बी और ए त्रिभुज और सी डी और एफ त्रिभुज दोनों में उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों का जो ये कोण है, लास्ट वाला कोण जो सी है वो उभयनिष्ठ है। और यहाँ पे हमारा कितना 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बनेगा। तो ये हमारा ए समरूपता यानी भुजा भुजा समरूपता से हमारा क्या हुआ, समरूप हुआ। और दूसरा त्रिभुज हमारा जो ये वाला त्रिभुज है, मतलब फिगर जो हमारा ओ जी एफ और डी ई एफ है वो समरूप होगा, क्योंकि जो इसका भुजा हमारा यहाँ पे वाला एफ है और ये हमारा जो डी है और वो है, ये हमारा समकोण से होगा और ये उभयनिष्ठ है, इस कारण ये भी दोनों त्रिभुज समरूप होगा। इसको भी उसी मतलब अवतल दर्पण के ही समान इसमें भी लिखते हैं। यहाँ एम पी एफ फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने ये भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब और काल्पनिक, क्योंकि इसमें सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब डी प्राप्त हो रहा है। जो भी फिगर में घटना घटती है उसी को हम यहाँ पे बस लिख देते हैं और हमको सिद्ध करना है। उसके बाद लिखेंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, और इसी को दर्पण सूत्र कहते हैं या एफ यू भी में मतलब 3 प्रकार से हमको क्वेश्चन देगा कि पहला तो दर्पण सूत्र सिद्ध कीजिए उत्तल दर्पण में 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v सिद्ध कीजिए, या एफ यू भी में संबंध बताइए। और यहाँ पे हम उसी प्रकार से मतलब लिखते हैं कि जहाँ ओ जी पी एफ पर लंब है तथा ओ और पी संपाते चिन्ह प्रपाटी से पी ए बराबर -u, पी ओ बराबर पी डी बराबर भी और पी ई बराबर एफ और पी सी बराबर 2f, क्योंकि जो उत्तल दर्पण यहाँ पे हम वस्तु दूरी सिर्फ ऋणात्मक लिए हैं, बाकी जो हमारा प्रतिबिंब दूरी है, फोकस दूरी है या वक्रता त्रिज्या है, सभी हम धनात्मक लिए हैं। ऐसा हम इसलिए लिए हैं क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में जो ध्रुव के बाद की जो दूरियाँ होती है इसमें जो होती है वो अगर कार्तीय चिन्ह परिपाटी से हम लें तो सभी इस साइड की दूरियाँ धनात्मक होगी। इस कारण जो हमारा फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या वाला दूरी हो या हमारा जो प्रतिबिंब दूरी होगा, इसमें हमारा सभी धनात्मक होगा। इस कारण हम यहाँ पे सिर्फ वस्तु दूरी ही ऋणात्मक लेंगे, बाकी सब धनात्मक लेंगे। रचना में हम क्या किए कि ओ जी पी सी को पर खींचा। आगे हम ऊपर ही फिगर से ए बी सी और डी को ए समरूपता से समरूप कर दिए थे, तो इसका जो भुजा होगा वो मतलब अनुपातिक होगा। तो ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी, इसको समीकरण 1 मानेंगे। और ओ जी एफ तथा त्रिभुज डी एफ में को हम समरूप पहले ही हम सिद्ध कर चुके हैं फिगर से ही, तो इसका भुजा ओ जी बटा डी बराबर ओ एफ बटा डी समरूप होगा। और हम ओ जी को ए भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, समानांतर रेखाओं के बीच था, इस कारण इसको ओ जी को ए भी लिख सकते हैं और ओ एफ को पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि जो ओ है और पी है क्या है, संपाती है। तो ये ओ को पी लिख सकते हैं और पी को ओ लिख सकते हैं, इस कारण ओ को हम पी लिख दिए। तो हमारा जो इस साइड वाला है ए बी बटा डी और ए बी बटा डी मतलब ए बी बटा डी सी और पी एफ बटा डी दोनों ए बी बटा डी एफ के डी के बराबर होगा। तो आपस में जो यहाँ पे वाला ये है और ये आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको बराबर किए और पी ए प्लस पी सी बटा, इसको मतलब हम सबको पी से हम संबंध जोड़कर ही उसको घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, फिगर से देख लेते हैं कि हम ए और ये जो हमारा सी है इसको क्या लिख सकते हैं, पी से संबंध जोड़ के ए पी प्लस पी सी लिख सकते हैं। तो इसको हम उसी प्रकार से लिखे हैं पी ए प्लस पी सी या ए पी इसको बोल सकते हैं। और ए डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, देख लेते हैं फिगर में हम कि हम डी सी को हम क्या लिखेंगे, जो हमारा डी और सी है इसको हम क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी डी लिख देंगे। और आगे हमारा है पी एफ तो पी एफ से इसका संबंध पहले से ही पी से जुड़ा हुआ है। और हमारा डी एफ को हम क्या लिखेंगे, देखते हैं फिगर में, जो हमारा यहाँ पे डी एफ है इसको हम इससे पी से संबंध जोड़ने के लिए पी एफ माइनस पी डी लिखेंगे। सबको हम संबंध उससे जोड़ दिए। और जो हम इस साइड यहाँ पे जिसको जो माने थे, यहाँ पे जो हम जिसको माने थे उसी को हम
लिख देंगे। पी ए को माइनस यू, पी सी को 2f और बटा पी सी को 2f माइनस पी डी है तो माइनस भी होगा। मतलब इसी को हम सब कुछ लिख देंगे, फिर तिरछा गुना कर देंगे और गुना करने पे हमको यू भी बराबर यू एफ मतलब प्लस बी एफ, और सभी के नीचे हम यू भी एफ से गुना कर देंगे तो हमारा मतलब भागा कर देंगे तो हमारा मतलब ए प्राप्त होगा। और यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। आगे हमको लेंस सूत्र प्रूफ करना रहेगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस में। तो सबसे पहले हम फिगर समझेंगे और उसके बाद इसको बनाएंगे। जैसे हमारा ये उत्तल लेंस है और यहाँ पे ए भी एक वस्तु है जो कि लेंस जो हमारा उत्तल लेंस है उससे आया मतलब किरण आएगा, और जो किरण आएगा हमारा वो इस साइड मतलब लौट जाएगा, लेकिन हमको प्रतीत होगा कि वो कहीं इस साइड पीछे से आ रहा है। और जो यहाँ पे वाला बी की यहाँ से जो एक और किरण निकलेगा, बी जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगा तो यहाँ पे हमारा मतलब इस टाइप से बनाएगा। तो इसमें हमको पहले इसमें भी हम इस टाइप से सिद्ध करेंगे। जैसे इस ये जो त्रिभुज है ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ए, इन दोनों त्रिभुज में कोण जो यहाँ पे वाला कोण है ये घनिष्ठ है और ये कोण 90 और इस साइड वाला कोण 90। तो ये मतलब ये दोनों भुजा भुजा समरूपता से मतलब समरूप होगा त्रिभुज। और इस साइड वाला एल ओ और यहाँ पे वाला एफ इस त्रिभुज में और ए डैश बी डैश और एफ त्रिभुज में कोण जो एफ है वो मतलब क्या है, कोण एफ जो है उभयनिष्ठ है और यहाँ पे वाला कोण 90 और इस साइड वाला कोण 90, दोनों क्या होगा ए समरूपता से समरूप होगा। हम आगे देखते हैं। जैसे ये इसी फिगर में जो भी घटना हुआ है उसको हम यहाँ पे लिखे हैं कि यहाँ एल डैश एक ओ ए फोकस दूरी वाला अवतल लेंस के सामने ए बी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा ए डैश बी डैश प्राप्त हो रहा है। तो सिद्ध करना है हमको कि 1/a बराबर 1/b माइनस 1/u। यहाँ पे हम मानेंगे फोकस दूरी ओ एफ बराबर एफ, वस्तु दूरी ओ ए बराबर माइनस यू और प्रतिबिंब दूरी ओ ए डैश बराबर माइनस भी। जो हमारा इसमें ये जो होता है इसमें जो भी हमको दूरियां मापनी होती है सभी हमारा प्रकाशीय केंद्र जो ओ है इससे मापना होगा। जैसे हम रचना लेंगे ओ एल मतलब ओ को एल से मिलाया, यहाँ पे जो हमारा एल है उसको ओ से हम मिला देंगे जिससे कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन जाए तथा उसको हम छोटे वाले त्रिभुज से समरूप करके उसे हम मतलब लेंस सूत्र को हम प्रूफ करें। जैसे यहाँ पे हम पहले ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज को समरूप ऊपर ही फिगर में ही कर चुके थे तो उसका भुजा अनुपातिक होगा। तो ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ का त्रिभुज ए बी मतलब भुजा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ए ओ बटा ए डैश ओ। ये हमारा समीकरण फर्स्ट मानेंगे। और एलो एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ ए समरूपता से एलो बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटा ए डैश एफ दोनों क्या होगा मतलब आपस में मतलब इसके बराबर होगा। और एलो को हम ए भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों समानांतर रेखाओं के बीच है और ए बी बराबर एलो होगा। तो मतलब जब जो ओ डैश ओ एफ है ए डैश एफ के तथा ए ओ और ए डैश ओ के दोनों ए डैश ए बी और ए डैश बी डैश के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 1 समीकरण 2 से हम ए ओ बटा ए डैश ओ एफ बराबर ए एफ को हम लिख सकते हैं ओ एफ माइनस ओ ए। और फिर मतलब जो ए ओ को हम माइनस यू लिखेंगे, ए डैश ओ को माइनस भी, ओ एफ को माइनस एफ और ओ एफ को माइनस एफ और ओ ए के प्लस भी, का कि इसको हम माइनस भी लिखेंगे और माइनस माइनस प्लस भी। और इसको तिरछा गुना करने पर हमको ये मिलेगा और फिर नीचे सबको भी यू भी एफ से भाग दे देंगे और हमको हमारा प्राप्त हो जाएगा 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। हमको यही प्रूफ करना था और हम प्रूफ कर चुके हैं। आगे है हमारा उत्तल
लेंस में प्रूफ करना, तो सबसे पहले हम फिगर को समझेंगे। ये हमारा फिगर है उत्तल लेंस का, जिसमें कि एक ए बी वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो रहा है। इसमें सबसे पहले एक किरण आएगा जो कि एल मतलब ए एल आएगा, बी एल आएगा जो कि एफ से गुजरेगा, तथा बी जो है वो प्रकाशीय केंद्र होते हुए गुजरेगा, तथा बी डैश पे दोनों जाकर कटेगा और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यहाँ पे जो त्रिभुज ए बी और ओ है और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ है, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख से बराबर होगा और यहाँ पे वाला 90 और यहाँ पे वाला 90 आपस में बराबर होगा। तो त्रिभुज ये यहाँ पे वाला त्रिभुज और यहाँ पे वाला त्रिभुज हमारा ए समरूपता से बराबर हो गया। और अगला त्रिभुज हम देखते हैं, जो यहाँ पे वाला हमारा ओ है, ओ एल और एफ, मतलब यहाँ पर वाला ये त्रिभुज, यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है ये, और ए डैश बी डैश एफ, इस त्रिभुज में ए कोण और ए कोण शीर्षाभिमुख से बराबर, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90, यानी ए कोण और ए कोण मतलब सॉरी ए त्रिभुज और ए त्रिभुज भी आपस में समरूप होगा ए समरूपता नियम से। अब हम इस फिगर को यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ एल एल डैश एक ओ एफ फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस के सामने ए बी वस्तु को रखा है जिसका प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक ए डैश बी डैश प्राप्त हो रहा है। तो हमको सिद्ध करना है 1/a बराबर 1/b माइनस 1/u, और लेंस सूत्र ए भी यू में संबंध, और फोकस दूरी ओ एफ को हम एफ लिखेंगे क्योंकि इसका जो फोकस दूरी होगा वो इस साइड है, इस कारण ये धनात्मक होगा। वो ए डैश वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा, चाहे दर्पण में हो चाहे लेंस में हो, इस कारण इसका वस्तु दूरी माइनस यू, और प्रतिबिंब दूरी का इसका प्रतिबिंब इस साइड मतलब दर्पण मतलब लेंस के मतलब इस साइड बन रहा है, इस कारण इसको हम धनात्मक लिखेंगे। हम रचना करेंगे कि ओ को एल से मिला देंगे, मतलब यहाँ पे जो एल है इसको ओ से मिलाएंगे जिससे कि अब त्रिभुज बन जाए। प्रमाण त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ओ डैश ओ ए डैश बी समरूप, पहले उसको हम प्रूफ कर देंगे और उसका भुजा समानुपातिक, उसको प्रूफ हम फिगर में ही कर चुके हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो उसका भुजा अनुपातिक होगा। तो इसका भुजा ए बी और इसका भुजा ए डैश बी डैश बराबर होगा इसका भुजा ए ओ और इसका भुजा ए डैश ओ के बराबर होगा, मतलब इसका अनुपात बराबर होगा। और त्रिभुज एल ओ एफ और त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश में हमारा क्या होगा कि ओ एल बट्टा ए डैश बी डैश बराबर होगा ओ एफ बटा एफ है। और चूंकि एलो को हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि समानांतर रेखाओं के बीच है एलो और ए बी दोनों, और जब ए समानांतर रेखा के बीच है इस कारण ए भी बराबर होगा एलो के। तो आगे है हमारा कि जब आगे जैसे यहाँ पे हम मतलब इन दोनों को बराबर, मतलब ये जो हमारे इस साइड वाला हो गया और ऊपर में ये दोनों के, तब जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा आपस में, तो इन दोनों को हम बराबर आपस में लिख दिए। हम ए डैश एफ को ओ ए डैश माइनस ओ एफ लिख सकते हैं और ए ओ को हम लिखेंगे माइनस यू, ए डैश ओ को भी, क्योंकि हम यहाँ पे पहले से ही लिख चुके हैं कि किसको हमको क्या लिखना है। तो इसी टाइप से हम सबको लिख देंगे और फिर तिरछा गुना करके हम माइनस यू भी प्लस वी एफ और सबको फिर मतलब सबको इसको उस साइड लेकर चले जाएंगे और इसको जो वी एफ है इसको इस साइड लेकर आएंगे और सबको यू वी एफ से भाग दे देंगे, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा 1/a बराबर 1/b माइनस 1/u। आगे है हमारा ऑस्ट्रेट का प्रयोग और ओम का नियम। तो ऑस्ट्रेट का प्रयोग में सबसे पहले तो इसका हम फिगर समझेंगे। जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेट का प्रयोग हमको पढ़ना है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक गत्ता लेते हैं और इससे विधुनमय तार को डालते हैं और यहाँ पे हमको हमको और इस पे लौह चून डालने पर यह एक पैटर्न मतलब पैटर्न में सज जाता है, जिस कारण हमको पता चलता है कि यहाँ पे चुंबक क्षेत्र बन रहा है, जिस कारण वो पैटर्न में, और अगर विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है तो यह तो चुंबक की तरह यह जो तार है वो चुंबक की भांति कार्य करेगा और यहाँ पे
जो लौहचूर्ण होगा वह मतलब क्षेत्र के रूप में हो जाएगा। आगे है ऑस्टेट का प्रयोग। इसमें हमको पढ़ना है, इसका नियम पहले हम पढ़ेंगे कि इसका नियम है कि किसी धारावाही चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी कारण यहाँ पे जो लौह चूर्ण था वह गत्ते पर एक पैटर्न धारण किया था और जो साइड वाला कंपास था वह विक्षेपित होने लगा था। इसका प्रयोग में जो हम ऊपर जो प्रयोग किए हैं उसी को बस हमको पॉइंट वाइज लिखना है। सबसे पहले विद्युत परिपथ को चित्रानुसार तैयार करने पर गत्ते पर लौहचूर्ण देकर तथा चुंबक सुई के द्वारा प्रयोग करने पर निम्न प्राप्त होता है। पहला हमारा लौहचूर्ण एक निश्चित पैटर्न को प्राप्त करता है जो साबित करता है कि धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और दूसरा कि धारा प्रवाहित करने के निकट लाने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित देखने को मिला जो साबित करता है कि धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता मैक्सवेल ने बताया था। चुंबक क्षेत्र की दिशा का पता हमें मैक्सवेल ने बताया था, जो कि अपने दाहिने हाथ से किसी विद्युन्मय तार को पकड़ने पर जो हमारा अंगूठा होगा वो विद्युत धारा की दिशा और जो हमारी बाकी अंगुलियां होती है वह चुंबक क्षेत्र की दिशा को बताता है। यहाँ पे हमको ओम का नियम सिद्ध मतलब प्रूफ करना रहता है, तो उसके लिए हम फिगर इस टाइप का बनाते हैं और जिसमें फिगर बनाने के लिए एक वोल्ट मीटर, एम्पियर, प्रतिरोध ये सबको जोड़ते हैं आपस में। और यहाँ पे एक हम प्रवाहित धारा और विभवांतर का ग्राफ बनाएंगे जिसमें कि एक स्थिरांक प्राप्त होगा जिसे कि आर प्रतिरोध लिखते हैं। इसका नियम कहता है कि नियत ताप पर किसी परिपथ में आरोपित विभवांतर उसमें बहने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी जो हमारा भी होगा वो हमारा आई के मतलब जो विद्युत धारा होगा और विभवांतर होगा आपस में समानुपाती होगा। यहाँ पे जो समानुपाती है उसको बराबर करने के लिए हम आर लगाएंगे, जो हमारा स्थिरांक यानी प्रतिरोध होगा यानी भी बराबर हमारा आई आर होगा। यहाँ पे हम प्रयोग में क्या किए, उपयुक्त चित्रानुसार परिपथ मतलब जो चित्र के अनुसार जो परिपथ तैयार किया गया उसी के अनुसार परिपथ तैयार करेंगे। और आमीटर जो हम लगाए थे और वोल्ट मीटर लगाए थे उसके पाठ्यांकों को जो उसका पाठ्यांक है उसको अवलोकन करने पर प्राप्त होता है भी और आई। जब हम धारा का मान अगर 1 दिया जाएगा तो विभवांतर भी एक ही उत्पन्न होगा। धारा 2 तो विभवांतर 2, धारा 3 एम्पियर तो विभवांतर 3 वोल्ट, धारा 4 एम्पियर तो विभवांतर 4 वोल्ट, धारा 5 एम्पियर तो विभवांतर 5 वोल्ट उत्पन्न होगा। सभी समय उसका एक स्थिरांक प्राप्त होगा जो कि 1 के बराबर आ गया। और आगे हम सत्यापन में कहें प्रत्येक स्थिति में चाहे विभव कुछ भी क्यों ना हो धारा का अनुपात स्थिर प्राप्त हुआ ही स्थिरांक हमारा परिपथ का प्रतिरोध कहलाएगा। ये हमारा ओम का नियम था। अब हमारा आगे है श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ते हैं और पार्श्व क्रम संयोजन पढ़ते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में कहता है किसी विद्युत परिपथ में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध एक दूसरे के क्रमानुसार एक के बाद दूसरे को दूसरे जुड़े होते हैं तो उस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यह दिए गए प्रतिरोधों से अधिक समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें जो प्रतिरोध होता है समतुल्य प्रतिरोध उसका ज़्यादा होता है। दूसरा हमारा श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान बहेगी लेकिन उसका जो धारा समान बहती है तथा सबका विभव अलग अलग होता है। और इसको हम प्रूफ करते हैं। हमको प्रूफ करना रहेगा कि मतलब जो प्रतिरोध होगा सभी संयोजित प्रतिरोधों का मतलब योग के बराबर होगा। तो माना R1, R2, R3 प्रतिरोध का किसी भी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजित किया गया है। जैसे यहाँ पे R1, R2, R3 को संयोजित किया गया है तथा इसमें विभवांतर जो होता है ना श्रेणी क्रम में अलग अलग होता है और मतलब विद्युत धारा होता है एक मतलब विद्युत धारा एक ही होता है, सभी जगह एक टाइप का बहेगा। इस कारण इसमें एम्पियर तो मतलब धारा मापने का एक ही यंत्र लगाएंगे लेकिन वोल्ट मीटर मापने का अलग अलग यंत्र लगाएंगे। और ओम के नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं V बराबर आई आर, काहे कि ओम का नियम के अनुसार ओम का नियम जो होता है उसमें हम
पढ़े हैं कि V बराबर आई आर होता है। और हम इसमें ऊपर पढ़े हैं कि जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें जो विभवांतर होता है सबका अलग अलग होता है। तो वोल्ट बराबर आप लिख सकते हैं पहले प्रतिरोध का वोल्ट, दूसरे प्रतिरोध का वोल्ट, तीसरे प्रतिरोध का वोल्ट। तो पहला मतलब जो कुल प्रतिरोध होगा वह आई आर एस के बराबर होगा। और पहला का प्रतिरोध आई आर वन, दूसरा का प्रतिरोध आई आर टू और तीसरा का प्रतिरोध आई आर थ्री होगा। इसमें से हम मतलब इस सभी में आई है, मतलब धारा तो समान बह रहा था तो आई हम कॉमन ले लिए और इसको R1 प्लस R2 प्लस R3 ये जो धारा है और इस साइड वाला धारा को हम मतलब को काट कर हम लिख सकते हैं कि आर एस बराबर हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और हमको यही सिद्ध करना है कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध मतलब इस टाइप से जुड़ा हुआ रहता है आपस में। आगे हमें समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध का जो व्यंजक प्राप्त करना है। इसमें बोला जाता है कि किसी परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के सभी सिरों को एकत्रित कर जोड़ देते हैं तथा दूसरे सिरों को एकत्रित कर एक तरफ जोड़ देते हैं तो वह फास्ट फ्रेम संयोजन कहलाता है। और यह दिए गए प्रतिरोध से कम प्रतिरोध मतलब इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा कम प्राप्त होगा। और दूसरा नियम है कि पास क्रम में जुड़े प्रतिरोध का विभव समान तथा विद्युत धारा भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। और इसको प्रूफ करने के लिए माना R1, R2, R3 प्रतिरोध को किसी विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में संयोजित किया गया तो जो हमारा R1 होगा, R2 होगा और R3 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे धारा अलग अलग बहेगा, इस कारण इसमें एम्पियर 3 जगह लगेगा पर जो विभव होगा समान मतलब प्रवाहित होगा, इस कारण इसमें वोल्ट मीटर एक ही लगा है। आगे है ओम का नियम से हम लिख सकते हैं V बराबर आई आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि I बराबर V बटा आर पी। तो I बराबर मतलब यहाँ पे अलग अलग धारा प्रवाहित हो रहा है, इस कारण हम सबको लिखेंगे I1, I2 और I3। I को हम लिख सकते हैं V बराबर आर पी और I1 को V बराबर R1, I2 को V बराबर R2 और I3 को V बराबर R3। और सब में से भी कॉमन लेकर काट देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा आई मतलब 1/RP बराबर 1/R1 प्लस R1 1/R2 प्लस 1/R3।